क्या कर रहे थे लास्ट टाइम? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया था क्या? ब्रांडिंग हो गई? कास्ट्रेशन खत्म हो गया था मेरे ख्याल से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात कर रहे थे हमने, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के अंदर सबसे पहले लिखा था टैटूइंग, और दूसरे नंबर पे कितने प्रकार की? कोल्ड ब्रांडिंग। और कोल्ड ब्रांडिंग के अंदर किसका उपयोग करेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और लिक्विड नाइट्रोजन का। और हॉट ब्रांडिंग के अंदर गर्म लोहे की छड़ का। ठीक है, हो गया था यहां तक। फायदा क्या है ब्रांडिंग का? बोल बोल, तू बोल आज, बोल। नहीं नहीं बोलना, आजकल बोलती नहीं तो क्या चक्कर है तेरा? क्या हो गया? दवाई लिया फिर तो, दवाई ले ली, डंकी नहीं ली इसका मतलब फिर तूने, है ना? चलो, सर्दियां तेज है भी, डंकी दवाई लिया करो। चलो, हेडिंग डालोगे ईयर टैगिंग। मेरे से ज्यादा होशियार हो तुम। कौन सी दवाई चाहिए तुम्हारे को? क्या बोल रहे? देसी दवाई? हाँ, मतलब देसी दवाई से मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि दूध के अंदर हल्दी घोल के लेना। चलो नेक्स्ट लिखो, ईयर टैगिंग। हेडिंग डालोगे ईयर टैगिंग। ईयर टैगिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के अंदर सबसे पहले लिखा था हमने टैटूइंग, और दूसरे नंबर पे ब्रांडिंग, और तीसरे नंबर पे ईयर टैगिंग। देखो इधर, कैटल, बफेलो, शीप और गोट में सर्वाधिक प्रचलित। पुराने टाइम पे अगर बात करते हैं तो प्लास्टिक के ईयर टैग आते थे, प्लास्टिक के ईयर टैग। ये काम में लेते थे हम कैटल बफेलो के लिए। किसके लिए? और मेटल टैग्स आते थे, मेटल या धातु के, वो आते हैं शीप गोट के लिए। किसके लिए? वर्तमान के अंदर हमने छोटे वाले टैग बनवा लिए डिपार्टमेंट की तरफ से, जो प्लास्टिक के आ रहे हैं, जो भेड़ बकरी के अंदर भी काम करेंगे और लार्ज एनिमल के अंदर भी काम करेंगे। तो डिपार्टमेंट वर्तमान के अंदर 12 डिजिट, कितने डिजिट के? 12 डिजिट के बारकोड वाले टैग, काम में लेते हैं। सामान खरीद के लेके आते हो किसी मॉल वगैरह से, तो उसके पीछे की तरफ ऐसे लाइनें खींची रहती है, और इन लाइनों के ऊपर वो मशीन से लाइट डालता है तो उसके नंबर से ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो वर्तमान के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर जो टैगिंग की जा रही है वो बेसिकली बारकोड वाले टैग से कर रहे हैं। येलो कलर के टैग आ रहे हैं गाय भैंस के लिए, और पिंक कलर के टैग आ रहे हैं भेड़ बकरियों के लिए। ठीक है, इनके ऊपर बारकोड लगा हुआ है। अगर आप कैमरे से स्कैन करेंगे, भारत पशुधन ऐप के ऊपर हम आईडीज जनरेट कर रहे हैं इनके लिए, तो जैसे कैमरा ओपन करोगे और आप उस टैग के ऊपर लोगे कैमरा, तो वो ऑटोमेटिक उसके नंबर ले लेता है। आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर एक एनिमल के लिए इंडिविजुअल टैग आईडी जनरेट की जाती है, और वो अभी भी चलती रहती है। उसके अंदर सारी की सारी जो हमारे को सूचनाएं डालनी है, चाहे वो ट्रीटमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो एआई रिलेटेड हो, चाहे वो कास्ट्रेशन हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, सारी सूचनाएं उसी टैग के हिसाब से पशु के अंदर ऐड की दी जाएगी। अब हम बहुत मेहनत करते हैं इस चीज के लिए कि उस पशुपालक के पास में जाना, फिर उसको कन्विंस करना कि नहीं यार टैग लगवा ले तू। पुराने टाइम पे जो टैग लगते थे वो सिर्फ बीमा करवाने वाले पशुओं के ऊपर लगता था, या फिर जो कोई बैंक से लोन लेता था। तो पशुपालकों के मन के अंदर काफी ज्यादा ये रह रहा कि अगर मेरे पशुओं के टैग लगा हुआ रहेगा
तो लोग ऐसा सोचेंगे कि मैंने लोन ले रखा है, जबकि मैंने लोन ले ही नहीं रखा। तो ये मेंटेलिटी काफी ज्यादा है। तो कैसे न कैसे करके तो हम उनको मना के आते हैं कि भैया टैग लगवा ले, तो फिर वो टैग लगवाता है। फिर उसको हम ये कहते हैं कि या तो तू टैग लगवाएगा या फिर वैक्सीनेशन करवाएगा। वो कहेगा टीकाकरण तो करवाना है लेकिन टैग नहीं लगवाऊंगा। तो फिर आप ये ऐसे बोल देते हो कि अगर तू टैग नहीं लगवाएगा तो हम टीकाकरण नहीं करेंगे। तो फिर वो मत करो। अब क्या करें? फिर हम बीच वाला तरीका उसको बोलते हैं कि चल रात दूंगे लगवा ले, रात दूंगे तो चला लेते हैं। करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर डिपार्टमेंट तो बोलता ही है ना कि आप फील्ड के अंदर नहीं जा रहे हो, इसका मतलब आप पशु वालों को समझा नहीं पा रहे हो। तो रात दूंगे तो लगवा लेते, रात दूंगे ऐसे ही चला देते हैं हम। फिर जैसे हम वैक्सीनेशन करके जाते हैं, वो ब्लेड लेके लगता है, सारे टैग को काट देता है। चूंकि टैग किसके बने हुए हैं, तो ओनर इसको काटकर आसानी से हटा सकता है। इसलिए ये पहचान की कौन सी विधि है? पहचान की अस्थायी विधि है। जबकि ब्रांडिंग और टैगिंग, टैटूइंग अस्थायी विधि है। फिर इनके अंदर कैटल, बफेलो, शीप, गोट में पहचान की सबसे प्रचलित विधि वो भी कौन सी है? प्रचलित विधि वो कौन सी है? ईयर टैगिंग। वर्तमान के अंदर हम सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। तो काफ जो छोटे होते हैं उनके अंदर भी वर्तमान के अंदर तो अब टैग लगाने शुरू कर दिया हमने कि अगर पैदा होगा तो उस टाइम उसके कान में टैग लगा दिया जाता है। ओनर अगर मना करता है तो महीने भर बाद में लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि जब उसकी काविंग शो करेंगे, जैसे मान लो भारत पशुधन ऐप के ऊपर हम जो काम में लेते हैं, ऐप का नाम है जो हम काम में ले रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, भारत पशुधन। कौन सी है? भारत पशुधन। और पुराने नाम इसका चला करता था इनाफ। इनाफ के नाम से चला करती थी। तो इनाफ का पूरा नाम था इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ, इसके नाम से चला करता था। तो एनडीडीबी आनंद का नाम सुना होगा, ये उनके फफूंद करे हुए हैं। उन्होंने खुद के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ऐप तैयार करवाई इनाफ के नाम से, और खुद के डेयरी एनिमल्स के ऊपर काम करना शुरू किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का बड़ा अफसर गया हुआ था वहां पर चेक करने के लिए। तो उन्होंने बता दिया कि साहब हम ऐसे ऐप का यूज करते हैं, सारी जानकारी ऑनलाइन रहती है। तो उसके दिमाग में कहा कि जब तुम कर सकते हो तो बाकी भी कर ही सकते हैं। वो गले में फंदा हमारे डल के आया, किसके रूप में? भारत पशु, पहले तो इनाफ के रूप में और वर्तमान में भारत पशुधन के रूप में। एनिमल रिलेटेड सारी की सारी जानकारियां ऑनलाइन कर रहे हैं हम इस प्रोजेक्ट के अंदर, इनाफ के अंदर। और एप्लीकेशन का नाम क्या है? भारत पशुधन। ठीक है, तो टैग होना जरूरी है। अब बात वही आ जाती है ले देके कि टैग हम लगा के आए, ओनर ने काट दिया, जब हम दोबारा लगा के आए टैगिंग करने के, मान लो जैसे एफएमडी वैक्सीनेशन करने के, वहां पर देखा टैग है नहीं, अब क्या करें? हमने दोबारा टैग लगा दिया। तो वर्तमान में कंडीशन ये है कि जितने हमारे पास में एनिमल नहीं है उससे ज्यादा को तो हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इसके ऊपर, है ना। पहली प्रॉब्लम तो ये है हमारे साथ में। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मान लो अगर कोई पशु मर गया पशुपालक के पास में, तो वो अपने को आके थोड़ी बताता है वो कि भाई मर गया, आप इसको डिलीट कर दो। नहीं, तो हमारी तरफ से तो जो हमारे सामने मर गया, जिसका पोस्टमार्टम हमने कर दिया, उसका टैग नंबर से ऐप के अंदर हम डिलीट कर देते हैं, भाई मर गया, डेड शो कर देते हैं। बाकी मैक्सिमम एनिमल्स, डेड एनिमल ऐसे हैं जिनकी एंट्री नाव के अंदर होती ही नहीं है। तो पैदा होने वाले तो नए ऐड करते जा रहे हैं, जिनके टैग कट चुके हैं उनको नए नए ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन पुराने वाले डाटा को हम हटा ही नहीं पा रहे। इसके लिए अब क्रॉस टेली करने के लिए लाइव स्टॉक सेंसस के अंदर क्लोज डाला गया है कि पिछली जो पशुगणना थी उसका डाटा सिंक किया गया है अभी वाली जो पशुगणना चल रही है उससे, कि गांव के अंदर इतने हाउस होल्ड पुराने टाइम पे थे, इतने जानवर थे, तो अब इसके कंपैरिजन में अब तुम कितना डाटा फीड कर रहे हो। तो हाउस होल्ड की संख्या तो निश्चित है, हमारे को पता है भाई 2018 के अंदर लास्ट पशुगणना हुई थी, तो 2018 से अब 2024 चल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हाउस होल्ड की संख्या तो बढ़ी है, घरों की संख्या में कमी हुई है क्या? नहीं, परिवार तो बढ़े ही है। लेकिन पशुओं की संख्या के अंदर कितनी कमी है, कितनी वृद्धि हो रही है, इसका डाटा हमारे पास में मार्च बाद में आ जाएगा। तो उस टाइम पर नया सेंसस हमारे को पढ़ना पड़ेगा। तो ईयर टैगिंग अगर बात करते हैं तो गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर सर्वाधिक प्रचलित विधि है, पहचान की सबसे प्रचलित विधि। प्लास्टिक के टैग लगाए जाएंगे कैटल बफेलो में, मेटल के टैग लगाए जाएंगे शीप गोट के अंदर। टैग के ऊपर 12 डिजिट का नंबर होगा और उसके ऊपर क्या लगा रहेगा? बारकोड। और पहचान की कौन सी विधि होगी? अस्थायी विधि होगी। ईयर टैगिंग के बाद के अंदर हमारे पास में चौथे नंबर पे आती है पेंटिंग। क्या आती है? इसको हम बोलते हैं रंगना, पेंटिंग। हमारे से पूछा था कि पेंटिंग किसके अंदर की जाती है? भेड़ में। भेड़ में पहचान की विधि पूछा था, स्थायी है क्या अस्थायी है? अस्थायी विधि है।
तो बड़े बड़े जो रेवड़ लेके चलते हैं मारवाड़ वाले लोग, वो अपनी भेड़ों के ऊपर कलर डाल देते हैं, है ना, लेकिन डालने की स्पेसिफिक जगह होती है उनकी। जैसे एक रेवड़ के ऊपर गर्दन गर्दन पे डाल दिया, एक रेवड़ के ऊपर पीछे की तरफ डाल दिया, कहीं पे साइड में लगा दिया, तो ऊपर से देखने पर उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये भेड़े अपनी है। अगर कहीं पर कोई वेरिएशन आया, मान लो कोई दूसरी भेड़ आ गई उसके अंदर जिसके रंग डला हुआ नहीं है, इसका मतलब ये अपनी भेड़ नहीं है। या फिर जिस जगह अलग जगह की लगी हुई होगी तो वो भी हमारे को पता लग जाएगा। तो पेंटिंग सिर्फ भेड़ों के अंदर की जाती है, बकरियों के अंदर क्यों भाई? क्योंकि बकरियों के अंदर काला रंग है और भेड़ के अंदर ऊन हमारी सफेद रंग की। इसके अलावा अगर बात करते हैं 5वें नंबर पे, तो हमारे पास में आती है ईयर नोचिंग। कौन से आती है? ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग बेसिकली की जाती है पिग में। किसके अंदर करते हैं? पिग में पहचान की विधि। पहचान की विधि के अंदर स्थायी है क्या अस्थाई? स्थायी विधि है। क्यों है? क्योंकि कान को विभिन्न आकारों में काटा जाता है, जिनका अर्थ अलग अलग होता है। अच्छा एक चीज बताओ, चलो, जो आप बोल रहे थे वो वी शेप बोला भी आपने, ये मान लो सूअर का कान होता, ठीक है, इसको मैंने वी शेप में काट दिया होता। अब सभी सूअरों के कान वी शेप में काट दिए तो फिर क्या पहचान करी आपने? एक जनरल क्वेश्चन है मेरा, अगर आपने सूअर के कान को वी शेप में काट दिया, अब क्या पहचान कर लिया आपने इसके अंदर? क्या? वो तो सारे ही सेम हो गए फिर पहचान क्या करी? क्या? अलग अलग। किसी में वी शेप, जैसे मान लो अगर कान को काटना ही है तो जैसे वी शेप का मतलब कुछ अलग डिजिट मान के चलेंगे, हाफ राउंड कुछ और, है ना, कई बार सीधा सिर्फ इतना काट के छोड़ दिया। तो अलग अलग सिंबल से अलग अलग प्रकारों के अंदर काटा जाएगा और हर प्रकार का एक विशेष अर्थ निकलेगा, जिससे हम किसके अंदर पहचान कर पाएंगे? पिक के अंदर। सारे वी शेप काट दोगे तो फिर काटो मत काटो बराबर ही हो गया वो तो अलग अलग आकारों में काटा जाएगा, ऐसा नहीं कि वी शेप के अंदर ही काटा जाएगा। हमारे से सिर्फ इतना पूछा जाएगा, ईयर नोचिंग करके किसके अंदर है? पिक के अंदर। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आते हैं 6 नंबर पे विंग बैंड या लेग बैंड। विंग बैंड या लेग बैंड का उपयोग किया जाता है मुर्गियों में, किसके अंदर? पोल्ट्री में पहचान के लिए। स्थायी है क्या अस्थायी है? अस्थायी विधि है, क्योंकि इनको भी काटकर हम हटा सकते हैं। पोल्ट्री की अगर बात करते हैं तो पोल्ट्री सेक्टर के अंदर पहचान के लिए विंग बैंड या नेक बैंड का, पंखों के अंदर एक बैंड लगा देंगे या फिर नीचे पैरों के अंदर अपन बैंड टाइप की सर्कल टाइप की लगा देते हैं, जिसके ऊपर विशेष नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। पोल्ट्री की प्रॉब्लम ये है कि जैसे ओनर डेयरी फार्म खोलता है ना, तो उसको लोन लेना पड़ता है। अब लोन लेने के लिए उसके पास में हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? हेल्थ सर्टिफिकेट। और हेल्थ सर्टिफिकेट इशू कौन करेगा? डॉक्टर। तो डॉक्टर से पूछेगा भी एक एक पोल्ट्री का पहचान तो लिख नहीं सकता, तो पोल्ट्री के अंदर जल्दी से हम हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करते ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी मुर्गियां व्हाइट लेगोन, है ना। अब सबके लिए ये तो लिख नहीं सकते कि सफेद 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 सफेद। फिर उसको बोलते हैं या तो विंग बैंड पहना या लेग बैंड पहना। वो कहते हैं डॉक्टर साहब से तो लिख कर दे दो कि पोल्ट्री फार्म के अंदर एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि मुर्गी, इस मुर्गी फार्म के अंदर सभी मुर्गियां स्वस्थ पाई गई है, इनमें किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं है। बस उस बेस पे वो हेल्थ सर्टिफिकेट मान लेता है, क्योंकि इंडिविजुअल हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने लगे तो हमारे को उसके अंदर पहचान तो करनी पड़ेगी। मान लो अभी तो संक्रमण नहीं है, फिर संक्रमण वाले लाके मार दिया तो वो बड़ी दिक्कत रहती है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि मुर्गियों के अंदर कौन सी पहचान की विधि काम में लेते हैं? विंग बैंड या लेग बैंड। वर्तमान के अंदर बात करते हैं डिपार्टमेंट के अलावा, एक टर्म काम में लेते हैं RFID। इसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं? RFID। जंगली पशुओं में पहचान के लिए किसका उपयोग करते हैं? पशुओं में पहचान के लिए
रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। आपने देखा होगा अपनी गाड़ियों के अंदर फास्टैग लगा रहता है, उसके अंदर पीछे सेल लगे रहते हैं छोटे छोटे से, देखे आपने? किस किस ने देखे? नहीं देखे? फास्टैग के पीछे सेल देखे आप? नहीं देखे? अच्छा, आपके पास में सिम होती है, सिम, उस सिम के पीछे छोटे छोटे सेल लगे रहते हैं, नहीं लगे रहते ना? हाँ। तो बेसिकली फास्टैग हो, उसके अंदर बेसिकली कैपेसिटर लगा हुआ है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स इमेज करता है ना? और आरएफआईडी के अंदर भी सेम कंसेप्ट काम करता है। और फास्टैग के ऊपर जो मशीन लगी रहती है बेसिकली उन फास्टैग से निकलने वाली जो रेज है उन्हीं को डिटेक्ट करके एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेता है और पैसा काट लेता है। सेम आरएफआईडी के केस के अंदर होता है। आरएफआईडी को रेडियो कॉलर के रूप में लगा दिया जाता है जंगली पशुओं के गले के अंदर, और फिर वो एंटीना लेके घूमते रहते हैं। उसकी रेंज रहती है 1 से 2 किलोमीटर। अगर 1 से 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर पशु होगा तो वो बीप बीप करने लग जाएगा और हमारे को पता लग जाएगा पशु यहीं पे। ठीक है। अब पुराने टाइम पर जब प्राइवेट अगर आप इंश्योरेंस करवाते थे तो उस टाइम पर हमारे येलो कलर वाले टैग काम में आते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि ओनर टैग को रख लेता था और किसी दूसरा जानवर अगर मर गया था उस टैग को दूसरे जानवर में लगा के इंश्योरेंस हटा करवा लेता था, पैसा उठा लेता था। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले हो गए चालाक, उन्होंने कहा कि यार बेईमानी है हमारे साथ में, तो वो लेके आए आरएफआईडी वाला कंसेप्ट। एक छोटी सी चिप आती है और उस छोटी सी चिप को गर्दन के अंदर लगा दिया जाता है अंदर की तरफ, आपको पता भी नहीं लगेगा कहां पर लगी हुई है, और उसके नंबर वो मशीन लेके आएगा ना तब भी आपको पता लगेगा। वो टैग वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया उन्होंने तो। अब जब मरेगी वो भैंस तो वो मशीन लेके आएगा और उस मशीन को उस जहां पर भी लगाएगा वहां पे उसके नंबर आएंगे, उसकी फोटो खींचेगी और तब जाके पोस्टमार्टम किया जाएगा उसका। तो अब आप बेईमानी नहीं कर सकते इस कंडीशन के अंदर। तो हमने कहा, सरकार से कहा, जब बात चलती है ना जैसे डिपार्टमेंट के बड़े लेवल पे, स्टेट लेवल की जो मीटिंग हो सकती है और उसके अंदर बुलाया जाता है, तो हमने कहा कि साहब ये जो आप टैग वाला जो कंसेप्ट लेके आ रहे हो हमारे को फास्ट, ये पीले वाले टैग ईयर टैग लगाने के लिए बोल रहे हो, इसके बजाय आप हमारे को आरएफआईडी दो ना, ओनर भी हटा नहीं पाएगा इसको, हम पहचान भी कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक ही शब्दों में कहा कि तुम्हारा टैग है ना, वो टैग 4 पैसे का पड़ता है हमारे को। कितने का? 4 पैसे का। आरएफआईडी हमारे को पड़ती है 60 रुपए की। कितने की? और मनी ऑलवेज मैटर, पैसा हमेशा मैटर करता है। तो एक टैग लगाने के लिए एक पशु के ऊपर पहली बात तो कि रजिस्ट्रेशन करना, फिर टैग लगाना, उसके अंदर आरएफआईडी लगाना, फिर उसको पहचान करने के लिए आपको हर बार मशीन लेके जाना उसके अंदर, तो वो थोड़ा सा लेंदी काम हो जाता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन तो है ही कम से कम। तो आरएफआईडी बेसिकली काम में लिया जाता है किसके लिए? जंगली जानवरों के अंदर। वर्तमान के अंदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां ही काम में ले रही है, हम काम में नहीं ले रहे। अभी मंगला पशु बीमा योजना शुरू होने वाली, शुरू हो गई, मतलब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, तो उसके अंदर हम 12 डिजिट वाले टैक्स से इंश्योरेंस करेंगे उसके अंदर। अभी तक तो वही कंसेप्ट चल रहा है, आगे जो चेंज होगा वो देखा जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के अंदर अगर बात करते हैं तो कल हमने बात करी थी टैटूइंग के बारे में और ब्रांडिंग के बारे में। तीसरे नंबर पे आता है ईयर टैगिंग। किसके अंदर करेंगे? गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर। पहचान की कौन सी विधि है, स्थायी या अस्थायी? कहां पर लगाएंगे ईयर टैग? नाम से पता लगा ईयर टैग है तो कहां पर लगेगा? कान के अंदर ही लगेगा। कितने डिजिट के कोड होंगे और कौन से ऐप काम में लेंगे? भारत पशुधन। अगर बात करते हैं पेंटिंग की तो भेड़ों के अंदर पहचान की अस्थायी विधि होगी। ईयर नोचिंग की अगर बात करते हैं तो पिक के अंदर कान को विभिन्न आकारों में काटा जाएगा। एक बार कान कट गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो पहचान की कौन सी विधि होगी? स्थायी। विंग बैंड लेग बैंड का उपयोग किया जाएगा पोल्ट्री के अंदर, और आरएफआईडी का उपयोग किया जाएगा जंगली पशुओं के अंदर। आरएफआईडी का पूरा नाम रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी। लिखना शुरू करो। बातें नहीं रहे।
विराट कोहली कह रहे हैं रन तो बनते नहीं इनसे। ऊंट में प्रथम जोड़ी प्रीमोलर टीथ का अवशेष फुल टीथ, सही है क्या? सही है। फिर कितना लिखा दिया? बस लाइव वालों के पास में फालतू बातें। 100 मैसेज करते हैं, उनमें से एक काम का होता है, फिर मैं वो काम का देख ही नहीं पाता, इसलिए मैंने मैसेज देखना ही छोड़ दिया। इनाफ का पूरा नाम भी लिखना, एक्सटेंशन के अंदर काम आएगा। इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ। लिख लिया सबने? नोट डाल के लिखो यहां पर। लाइव वाले धमकियां उड़ दे रहे हैं, राजेंद्र सर के पास कॉल करके ट्रीटमेंट करवाऊं तेरा? नोट डाल के लिखो। पशुओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पशुओं का ऑनलाइन पंजीकरण भारत पशुधन एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है। पशुओं का ऑनलाइन पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन, पशुओं का ऑनलाइन पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन भारत पशुधन एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है। खत्म कर दी मैंने इनकी लड़ाई। नेक्स्ट लिखो, अंडरलाइन करना भारत पशुधन को। वर्तमान के अंदर भारत पशुधन काम में ले रहे हम। पहले इनाफ कौन सा? सब सही होता है, अपडेशन हर चीज में जरूरी होता है। इनाफ की आदत पड़ चुकी थी इसलिए इनाफ सही लगता था। वर्तमान के अंदर भारत पशुधन आया, काम तो ले रहे हैं, उसको भी अच्छा है वैसे। क्या जो डिपार्टमेंट ने अभी तक सॉफ्टवेयर डेवलप किया नहीं है, लेकिन देखो क्या करते हैं। ऑन साइट हमारे पास मोबाइल नेटवर्क तो नहीं है वहां पे करने के लिए। अभी सेंसस कर रहे हैं अपने ऐप के द्वारा,
तो गांव के अंदर नेटवर्क ही नहीं आता, अब क्या करें वहां पे। और जब तक आपके पास में 5G नेटवर्क नहीं है तब ऐप काम नहीं करती हमारे पास। देखो अब क्या करते हैं, वो डिपार्टमेंट की बारी है। अभी तो साइट से सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब अभी तो ओनर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं जन आधार कार्ड से, कि आप करवा सकते हो। फिर वो लॉटरी निकालेंगे, फिर लॉटरी के अंदर आपका नंबर आएगा, तब जाके करेंगे हम। एक ही जगह पे लगाएंगे तो फिर पहचान कैसे करेगी ये बता। मान ले तेरे पास में 100 बेड हैं, मान ले पहले मेरी बात, पहले मेरी मान ले तेरी बात, तेरे पास में 100 बेड हैं और तेरी सहेली के पास में भी 100 बेड हैं। अगर आपने दोनों को एक ही जगह कलर लगा दिया तो क्या पहचान कर लोगे? क्या? हाँ, मम्मी को चराते हुए देखा है कि भेड़ कभी? मैंने कहा था मम्मी अपने जानवरों को जानती है, भैंसों को, गायों को, भैंसों को। वो लार्ज एनिमल की बात कर रहे थे हम, है ना? लार्ज एनिमल की बात कर रहे थे। ऊंटों को पहचान लेता है? ना ना, बात सही है और गलत की है यहाँ पर। अभी देखा है कभी रास्ते के अंदर यहाँ पर रेवड़ लेके जा रहा है और मम्मी पीछे पीछे जा रही है उनके? मम्मी का एग्जाम्पल क्यों दिया था हमने? उन जानवरों के लिए जो हमारे घर में रहते हैं। हाँ सही है, देखी होगी, है ना? देखा होगा मम्मी को कि भाई खेतों के अंदर से रिजगा लेके आइए भेड़ों को डालने के लिए। क्या? हाँ, पता नहीं किस में दम है। भेड़ों के जो रेवड़ होते हैं ज्यादातर वो आदमी ही चराते हैं, है ना? वहां पर आपकी मम्मी नहीं जाती चराने के लिए, याद रखना इस बात को। मम्मी घर पे रहती है, काम करती है, इसलिए घर का काम ज्यादा करती है, तो पशुओं का काम भी वही ज्यादा कहाँ की है तू ये बता पहले। नागौर के अंदर रेवड़ रखते हैं अपने भेड़ बकरी के? अपन ने रखे ही नहीं, तो फिर अपने को पता ही नहीं, क्यों जिद कर रहे हो फिर? लिखो लिखो जल्दी लिखो फिर चले। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस आधुनिक विधि है ये वैसे, लगा देना चाहिए मेरे हिसाब से भी। अब गवर्नमेंट के लिए क्या महंगा होता है, टैक्स दे रहे हो ना तुम। और क्या? तुम्हारे से क्यों लेंगे रे यार? पता नहीं, इतनी जीएसटी पड़ी नहीं मैंने।
टैक्स का पता आपको लगेगा जब आपकी नौकरी लगेगी और 2 साल का प्रोविजन कंप्लीट करोगे। प्रोविजन के अंदर 17,500 रुपये मिलेंगे जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हैं? 5-7 दिन तो पहला सप्ताह तो बहुत अच्छा निकलता है, फिर उसके बाद में लगता है कि हाँ थोड़े से कम हुए हैं। लास्ट सप्ताह तक पहुंचते पहुंचते फिर दोस्तों के ऊपर आ जाते हैं। लिख लिया सबने? लिखो पशुओं को गिराने तथा नियंत्रित करने की विधियां। हेडिंग डालो, पशुओं को गिराने तथा नियंत्रित करने की विधियां। इनाफ की फुल फॉर्म बताओ सर। इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ। पहले हेडिंग डाली थी हमने पशुओं में पहचान की विधियां। अब लिखोगे पशुओं को गिराने तथा नियंत्रित करने की विधियां। दो टर्म काम में लेते हैं। एक तो टर्म काम में लेते हैं रिस्ट्रेनिंग और दूसरी टर्म आती है कास्टिंग। पहली टर्म तो क्या है? रिस्ट्रेनिंग। और दूसरी टर्म रिस्ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? पशु को नियंत्रित करना। और कास्टिंग का मतलब होता है पशु को गिराना। देखो, अगर हमारे को इंजेक्शन लगाना है किसी पशु के तो हमारे को पशु को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा, ताकि वो हिले डुले नहीं, इंजेक्शन आसानी से लग जाए। लेकिन अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है तो हमारे को क्या करनी पड़ेगी? कास्टिंग, यानी पशु को नीचे गिराना पड़ेगा। दोनों के लिए हमारे को रस्सी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता? हमारे से पूछा था रस्सी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? लगभग 8 मीटर। कितनी? और मोटाई कितनी होनी चाहिए? 2 से 2.5 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए? व्यास। लिखो, रेस्ट्रेनिंग पशु को नियंत्रित करना, कास्टिंग यानी पशु को गिराना, रस्सी की लंबाई 8 मीटर, व्यास 2 से 2.5 सेंटीमीटर। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन। गाय भैंस को गिराने की 2 विधियां प्रचलित हैं। गाय भैंस को गिराने की 2 विधियां प्रचलित हैं। गाय भैंस को गिराने की 2 विधियां प्रचलित हैं। कैटल बफेलो की अगर बात करते हैं तो कैटल बफेलो में कास्टिंग के लिए हम 2 विधियों का उपयोग करते हैं। कितनी विधियों का? 2 विधियां। एक विधि को हम बोलते हैं रिफ मेथड। मेथड इसको बोलते हैं हाफ हिच।
दूसरा मेथड जो हम करते हैं वो है बार्ले मेथड। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट या क्रिस क्रॉस मेथड। नाम लिखो दोनों। गाय भैंस को गिराने की दो विधियां प्रचलित हैं, दोनों नाम लिखोगे, रियूफ मेथड और बर्ले मेथड। BURLEY। बर्ले विधि, जिसे अल्टरनेट या क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं। लिख लिया? लिख लिया? देखो दोनों की बात करते हैं। गाय है आपके पास में, इधर भी एक गाय है, बिना गर्दन के, देख लो, गरीब गाय है, सिर है नहीं है। अब कुछ ही मान लो तुम, जस्ट इमेजिन करो, है ना। आपके पास में 8 मीटर लंबी रस्सी है। कितने मीटर लंबी? और व्यास कितना है? क्लियर? ठीक है। पहले बात करते हैं बर्ले मेथड की, दूसरे नंबर पे बात करेंगे रियूफ की। ठीक है। रस्सी को आपने आधी उधर की तरफ और आधी इधर की तरफ, गर्दन के अंदर, बीच के अंदर से, बिल्कुल यहां से, ठीक है। फिर इस रस्सी को क्रॉस किया आपने आगे वाले पैरों के बीच में से। क्रॉस मतलब क्रॉस के अंदर रस्सी का जो इधर वाला किनारा था, इसको तो किया इधर की तरफ, इधर वाले किनारे को इधर की तरफ, और दोनों पैरों के बीच में से निकाल लिया। फिर इस रस्सी को लेके गए ऊपर, कहां लेके गए? वापस से क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में दूसरी तरफ से इसको दोनों पीछे वाले पैरों के बीच में से निकाल लिया। यानी कि एक बार तो यहां से, एक बार क्रॉस हुआ सीने से, एक बार पीछे की तरफ से, फिर दोनों पैरों के बीच में से, पीछे वालों में से। इसको तो कौन सा कहा? बर्ले मेथड। दोनों तरफ से अगर आप इस रस्सी को खींचोगे तो उस कंडीशन के अंदर इसकी गर्दन पे दबाव पड़ेगा, है ना। गर्दन पे दबाव और क्रॉस लगने की वजह से थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से गाय हमारी नीचे बैठ जाएगी, है ना। मेहनत कम लगेगी, समय भी कम लगेगा, लेकिन दिक्कत है एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर प्रेशर ज्यादा है और उसके साथ में थोरेसिक कैविटी के ऊपर भी प्रेशर ज्यादा है, गर्दन के ऊपर और ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि शुरुआत वहां से हुई। क्लियर? अब आते हैं रियूफ मेथड के अंदर। रियूफ मेथड के अंदर रस्सी को हमने बांध दिया एक सिरे को गर्दन के ऊपर, ठीक है, गांठ लगा के छोड़ दिया हमने उसको। अब इस रस्सी को लिया हमने पीछे की तरफ, एक सिरा तो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा सिरा लिया यहाँ पर, इसको घुमाया ऐसे ऊपर और इसके अंदर से निकाला, एक बार थोड़ी सी कैविटी के ऊपर से, फिर इसको वापस एक बार एब्डोमिनल कैविटी के
ऊपर से, और फिर दोनों पैरों के अंदर से बीच के एक सिरे को निकाल लिया हमने। एक सिरा तो परमानेंट फिक्स हो गया, यहाँ पर गांठ लगा के गर्दन के अंदर, सिर्फ गोल गोल घुमाया, गांठ लगा के छोड़ दिया। फिर इस सिरे को लेके गए पीछे की तरफ, एक बार सीने के चारों ओर, जैसे हार्ट गिर्थ लिखा था ना अपन ने, वैसे जो लूप बना उस लूप के अंदर से उस सिरे को निकाला। फिर वापस से एक लूप बनाया अपने एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर और उस लूप के अंदर से रस्सी को निकाला और फिर इससे पीछे की तरफ, पैरों के बीच में से नहीं, पीछे की तरफ खींचा हमने। इसके अंदर अगर देखोगे तो प्रेशर जहां पर लूप बना है वहीं पर आएगा, नीचे एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी का इतना ज्यादा प्रेशर आएगा नहीं। दूसरी बात, गर्दन के ऊपर वहां पर फिक्स कर दिया तो इतना ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर भी आना नहीं है। दोनों की अगर बात करते हैं, दोनों मेथड की, दोनों गाय भैंसों के अंदर काम में लेते हैं अपन, ठीक है। हमारे से पूछा जाता है कि ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा नहीं है, लेकिन समय और टाइम, मेहनत कम किस में लगती है? क्लियर? गिरा लोगे, लात खाओगे ऐसे कोशिश करके देख लेना, ठीक है। तो हमारे से पूछा जाता है कि भाई सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड तो कौन सा है? रियूफ वाला। जबकि मेहनत और समय कम किस में लगते हैं? मेहनत व समय कम वो किस में लगेंगे? बर्ले मेथड के अंदर, ठीक है। अब एग्जाम में ये तो पूछेगा नहीं कि रस्सी को गर्दन में बांधा और 2 बार लूप घुमाया और ये कौन सा मेथड होता है, या दोनों तरफ बराबर लिखे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, बेस्ट कौन सा है, ये कौन सा है। साथ ही साथ किसके अंदर काम में लेते हैं? भेड़ बकरी के अंदर रिस्टेन करने के लिए या कास्टिंग के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? अच्छा, कैसे गिराओगे भेड़ बकरी को? चलो गिरा के बताओ। चलो चलो चलो, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे डट जाओ। ललिता बताएगी कैसे गिराएगी। पहले से है तो बनने वाली है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो अच्छा एक चीज बता मेरे को, ओनर के वहां लेके कि चलो डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब चलेगा, अब वहां पर ये तो हो ही नहीं सकता कि आप ये कहो कि मेरे को तो गिराना ही नहीं आता। कैसे गिराएगी बता, यही पूछना चाह रहा हूँ, कैसे गिराएगी? मैं भेड़ बकरी में गिराने की कोई विधि नहीं बताऊंगा मैं तुम्हारे को, ये तो गाय भैंस था इसलिए। तो हमने कहा ना, अब यहाँ पर थ्योरेटिकल चीजें हैं, इन थ्योरेटिकल चीजों के अंदर भेड़ बकरी को गिराने की विधि आती नहीं हमारे पास में। फिर भी मान ले देखी तो ना भेड़ बकरी, देखिए था ना, मान ले तेरे को गिराना हो तो कैसे गिराएगी? क्या कर देगी? ज्ञान मार देगी। फिर भी चलो सुनो रे, सुनो एक बार सुन तो लो, देखो जस्ट इमेजिन करके देखो, ये जो बोल रही है वो, हाँ बोल भाई ललिता। जय माता दी। अच्छा कल कैसे गिराएगी ये बता कर। फिर भी जैसे मान ले अगर कहीं और उड़ जाता, मैं कह रहा हूँ ना, आपको लगता है ऐसा कि भाई चीजें बिल्कुल सही होगी, फील्ड के अंदर जैसे आपकी पोस्टिंग हुई तो सबसे पहले आपको चेक ही किया जाएगा कि भाई हाँ, कि आपको आता है कि भी नहीं आता। उन्होंने बोल दिया कि डॉक्टर साहब लगा लो, थे इंजेक्शन पकड़, डॉक्टर साहब को आए तब ना, तो बोलो डॉक्टर साहब क्या करेगी, कैसे गिराएगी? अच्छा तेरे हिसाब से कैसे गिराते होंगे उसको? नहीं, हिसाब ही पूछा है मैंने तो, गिराना हो तो किस हिसाब से गिराएंगे? क्या? झटके से गिरा दें? झटके से गिरा मत देना, अबॉर्शन हो जाएगा उसके अंदर। फिर भी कैसे गिराएंगे? इतना ही पता है, कुछ ही नहीं, सिर से सिर भिड़ा लेना एक बार। चलो कान पकड़ लेगी। अच्छा अच्छा, चले एक चीज बता दोनों हाथों से तूने कान पकड़ लिया, फिर इंजेक्शन कौन लगाएगा? गिराने के बाद में ओनर को बोलना, अब अच्छा यहाँ पर रस्सी पकड़ के खड़े मत हो जाए, तो यहाँ पर रस्सी पकड़ के खड़ी हो जाए कहीं पे। ये काम ओनर तक ही जाना है अपने को ना, ठीक है। जनरली भेड़ बकरी की अगर बात करते हैं नॉर्मली गिराने के अंदर, है ना, कैसे पकड़ोगे बताओ?
दोनों पैरों को, जैसे जिस तरफ खड़े हो ना आप, उस तरफ वाली टांगों को मत पकड़ो, जस्ट अपोजिट साइड वाले टांगों को, और खुद की तरफ खींच लो, गाय अपने आप गिर जाएगी नीचे की तरफ, है ना। बकरी रे, मतलब बछड़ों के अंदर भी ये तरीका काम में ले सकते हैं, है ना। और बाकी जो मैं तरीका काम में लेता हूं, जैसे मान लो बैठा नहीं है किसी को, तो बैक रीजन है ना जो उसका, जोर से हाथ मार दो, बस अपने आप वहीं पे नीचे बैठ जाएगी, लेकिन उसके लिए जोर होना चाहिए। पता है मेरे को कितना जोर है तुम्हारे में, बातें करवा लो। लिखो इसके अंदर बेस्ट मेथड, और लिखो। हाँ, गाय के अंदर जनरली जैसे अपन देखो इधर, गायों के अंदर ही काम करता है, भैंसों के अंदर काम नहीं करता, है ना। गाय के अंदर कई बार क्या होता है, हम यहाँ से स्किन को पकड़ लेते हैं ऊपर की तरफ से, है ना। उसका रीजन ये रहता है कि स्किन के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो उस कंडीशन के अंदर गाय को दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि गाय के अंदर सबक्यूटेनियस फैट पाई नहीं जाती, लेकिन भैंस के अंदर सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा पाई जाती है, तो इसलिए वहां पर स्किन आपके पकड़ में ही नहीं आती, ये वाली कंडीशन है। तो नहीं, वो स्किन गाय की पकड़ में आएगी, भैंस की तो आप पकड़ ही नहीं सकते। हाँ, गाय के अंदर ही काम में आते हैं वो, थोड़ी हिले डुलती नहीं है बस, और कुछ नहीं है बाकी। बनाना क्या है, ये लिखना है बेस्ट मेथड कौन सा है, लिखो बेस्ट मेथड, और समय और मेहनत सबसे कम लगती है। सर ओनर को बोलेंगे, ये बोल मत देना, ध्यान रखना, जब शुरुआत के अंदर फर्स्ट टाइम जाओगे ना, ओनर आपको देखना चाहता है आपको आता है कि नहीं आता, बोलेगा आप ही पकड़ो, बोला आप गिरा के बता दो फिर मैं पकड़ लूंगा, वो ऐसे बोलेगा आपसे, आप रस्सी डाल के मेरे को पकड़ा दो मैं पकड़ लूंगा, मेरे को आता नहीं है वाली बात, आप पशुपालक से नहीं बोल सकते। अभी तो डटो, अभी नौकरी ऐसे थोड़ी होती है, तुम्हारे को लगता है कि वैसे एग्जाम पास करी सब कुछ मजा है, मजा नहीं। ये किसके लिए है, गाय भैंसों के अंदर। नेक्स्ट लिखो घोड़ों में, लिखो नेक्स्ट लिखो, घोड़े में कास्टिंग की विधियां, लिखो घोड़ों में कास्टिंग की विधियां। घोड़ों में कास्टिंग की विधियां, कास्टिंग की विधियां। सबसे पहले आती है होबल्स द्वारा, लिखो होबल्स द्वारा। होबल्स द्वारा, किसके द्वारा, होबल्स द्वारा। तो घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए, घोड़ों को नियंत्रित करना क्यों है आपको, हम ज्यादा दिक्कत किससे, पैरों से, तो पैरों को नीचे से बांध देंगे हथकड़ी के द्वारा, तो हथकड़ियां जो होती है वो तो या तो डी शेप में होती है या फिर एच शेप के अंदर होबल्स आती है, और इन होबल्स को बांधा जाता है किसके अंदर, पैरों में, और पैरों में भी कहां पर, फैटलॉक जॉइंट के अंदर, किसके अंदर, फैटलॉक पर इनको बांधते हैं गिराने के लिए। इसके अलावा सेकंड मेथड जो आता है हमारे पास में, वो आता है साइड लाइन मेथड, साइड लाइन मेथड, और एक तीसरा मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं ट्विच, TWITCH, ट्विच मेथड। कास्टिंग और रिस्टेनिंग दोनों के अंदर ही मान लो, और क्या। तो साइड लाइन विधि, एक होता है ट्विच, ट्विच विधि। होबल्स के अंदर तो ये एच आकृति के अंदर या डी आकृति के अंदर हथकड़ी जैसी आती है, जिनको पैरों में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से घोड़ा पैरों में मार नहीं सकता, ठीक है। साइडलाइन मेथड के अंदर घोड़े के पीछे वाले पैरों को बांधकर गर्दन की तरफ से आगे लेकर रोका जाता है, एक तरफ से बांधोगे तो एक पैर कंट्रोल हो जाएगा, दोनों पैर से बांधोगे तो दोनों पैर। इसलिए साइडलाइन मेथड दो प्रकार का होगा, एक तो सिंगल साइडलाइन मेथड, सिंगल साइडलाइन, और दूसरा डबल साइड लाइन, डबल साइड लाइन। ट्विच मेथड की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर एक रस्सी रहती है और लकड़ी, लकड़ी के आगे रस्सी, इसको मजल के ऊपर या कान के ऊपर अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर, मजल या
कान ईयर के ऊपर लगाते हैं। तो जैसे मान लो इसके अंदर कान को फंसा दिया, कान को फंसा के अगर लकड़ी को घुमाओगे तो एक लूप बन जाएगा जो कान के ऊपर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से घोड़े को दर्द होगा और घोड़ा शांति से खड़ा रहेगा। तो ये मजल्स के ऊपर भी लगा सकते हो, चाहो तो कान के ऊपर भी लगा सकते हो। तो ट्विच मेथड, साइड लाइन में दो, सिंगल साइड लाइन और डबल साइड लाइन, और होबल्स, ये सारे के सारे किसके अंदर काम आएंगे? नाम नाम याद रखने, हमारे को कैसे लगाना है, कहां लगाना है, ये हमारे से जल्दी से कोई भी नहीं पूछेगा। लिखो, बाकी करेंगे कल।